नमस्कार, द न्यूज़ नाउ के इवनिंग शो द इवनिंग एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रजत वोरा आपके साथ। जम्मू एंड कश्मीर में आज पूरे दिन में क्या कुछ हुआ उस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करेंगे आज सबसे पहले कोविड के कितने मामले जम्मू एंड कश्मीर में आ चुके हैं उससे। सबसे पहले आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटे में जम्मू एंड कश्मीर में 1217 नए मामले कोविड के रिपोर्ट किए गए। इसमें से 720 जम्मू संभाग से और कश्मीर संभाग से 497 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुल मिलाकर कोविड-19 की संख्या 70,000 को क्रॉस कर चुकी है। 71,049 केसेस आज तक रिपोर्ट किए गए हैं पॉजिटिव। उसमें से 18,430 लोग ऐसे हैं जो अभी भी एक्टिव हैं, संक्रमित हैं, वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए। हालांकि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा जम्मू में अब शुरू हो चुका है। पूरे दोनों संभागों में यूँ कहूँ कि ठीक चल रहा है। अब अगर पिछले 24 घंटे की बात करूं तो 1937 कोविड के जो लोग हैं पूरी तरह से रिकवर हुए हैं। उनमें से 1154 जम्मू में, कश्मीर संभाग में 783 लोग रिकवर होकर अपने घर भेजे जा चुके हैं। कुल रिकवरी का आंकड़ा 51,494 पहुंच चुका है, जिनमें से 15,954 लोग जम्मू में और कश्मीर संभाग में 35,540 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अगर बात करें मौतों के आंकड़े की तो 1125 है, उनमें से 306 जम्मू में और 819 कश्मीर संभाग में मौतें हुई हैं। बात आज दूसरी करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आम जनता से जुड़ी है, तो उनके लिए ये जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर में ट्रैफिक पुलिस ने जम्मू में अब ई चलान शुरू कर दिए हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चलान। जिसका मतलब ये होगा कि आपको वो फटका नहीं दिया जाएगा, वो पर्ची बार बार आपको लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है। आप वहीं पर जहाँ पर भी आप उपलब्ध होंगे, एक ट्रैफिक कर्मी के पास एक मशीन होगी, आप उसे अपना कार्ड या जो कैश मनी है वो देंगे और वो चलान आपको ई चलान होगा। जिसका मतलब यह है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगी उस वायलेटर की, जो चाहे हेलमेट डाले बिना बाहर निकल रहा है, सीट बेल्ट डाले बिना, या आने वाले दिनों में जब डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर चेक होंगे, विजिबल चलान्स के अलावा जब चेकिंग प्रॉपर की जाएगी तो उनमें जो भी वायलेशन किसी भी प्रकार की पाई जाएगी तो उनके चलान होंगे। इसके अलावा डिटेल पूरी जानने के लिए हमारे संवाददाता सोमिल बरोल ने अधिकारी से बात की। क्या कुछ उनका कहना था वो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप रेगुलर वायलेटर्स हैं या फिर पालन करने वाले लोग हैं, दोनों के लिए जानकारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताती हूँ कि ये इसको इलेक्ट्रॉनिक चलानिंग मशीन कहते हैं, ई चलान्स। इलेक्ट्रॉनिक चलान में बहुत सारी सुविधाएं हैं। एक तो ये कि हम रिपीटेड ऑफेंडर्स को पकड़ नहीं पाते थे। पहले हम मैनुअल चलान करते थे, एक का चलान किया वो फिर गायब हो गया। अब तो हम जब रोड पे लगातार रहते हैं तो हमें वो ऑफेंडर दोबारा मिल जाता है और हम देखते हैं कि वो आदमी सुधर नहीं रहा है, तो हमारे पास कोई तरीका नहीं था ऐसा जिससे कि हम उसको पकड़ सकें। जब हम इलेक्ट्रॉनिक चलान करेंगे तो जिसका एक बार चलान हो जाएगा वो हमारे सिस्टम में आ जाएगा। जब हम उसकी गाड़ी का नंबर, आरसी का नंबर दोबारा डालते हैं, डीएल नंबर डालते हैं, तो हमें सारा डेटा अचानक से फिर से मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि तो रिपीटेड ऑफेंडर है। तो उससे हम उसके ड्राइविंग लाइसेंस को जब्त करके उसको सस्पेंशन के लिए आरसी दफ्तर को भेज सकते हैं, आरटीओ दफ्तर को हम भेज सकते हैं। तो इससे तो ये है कि हम जो है वायलेशन को जो है उनको हम कर्ब कर पाएंगे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो रिपीटेड ऑफेंडर्स होते हैं, जो कि न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और चूँकि हम लोग जब 6-7-8 महीने सड़क पे बिता देते तो हम लोग तो गाड़ियों और राइडर्स को पहचानना शुरू कर देते हैं। पब्लिक को बता दूं आपके माध्यम से कि ई चलान से क्या क्या होता है। एक तो रिपीटेड ऑफेंडर्स पकड़े जाएंगे, हमारे पास एक डेटा बैंक बन रहा है, डेटा बेस बन जाएगा हमारे पास। ये ऑनलाइन डेटा बेस है जो कि गवर्नमेंट के पास अब आपका डेटा, एक बार आपका ई चलान कट गया, आप हमारे दायरे में आ गए। सेकेंड थिंग कि ये कैशलेस नहीं है, आपने वर्ड यूज़ किया, इसमें आपको कैश या कार्ड आप दोनों दे करके आप जो है, आपको एटीएम जाने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट नीड टू कैरी कैश इन योर वॉलेट। आप ई चलानिंग के वक्त अपना एटीएम कार्ड, डेबिट या क्रेडिट कार्ड देकर भी पेमेंट कर सकते हैं। तीसरी बात, जब मैनुअल चलान होता था तो उसमें आप बोलते थे हमारे पास 1000 रुपये नहीं है, सीट बेल्ट आपने नहीं पहनी, आपका चलान हो रहा है, मैडम आप 500 रुपये ले लीजिए। तो वो लोग बहुत बहस करते थे, 10-15 मिनट उसमें कुछ झगड़े भी हो जाते थे। तो ये सिस्टम है, इसमें जब आपका ऑफेंस डालेंगे तो जो ऑफेंस का अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो आपसे 1000 रुपये की डिमांड करेगा और उससे कम नहीं हो सकता है। तीसरी बात, अगर आप अभी पेमेंट नहीं कर पाए तो चलान आपने किसी तरह, हमने आपका चलान कर दिया और आप जबरन आप चलान अमाउंट नहीं दे रहे हैं, तो हमारे सिस्टम में फीड हो चुका है। अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप आके चलान पे कीजिए, क्योंकि वो हमारी पेंडेंसी में चला जाएगा, सिस्टम में वो पेंडिंग दिखाएगा। तो ये आप एक अच्छे नागरिक की, गुड सिटीजन की जिम्मेवारी है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन की जिम्मेवारी है कि वो आके चलान पे करे। अब हमें आपके पीछे चेज करके, आपके पीछे भाग के चलान हमको आपसे नहीं लेना है, आप आके पे करेंगे। आप नहीं करेंगे आपको नोटिस जाएगा, आपको पीरियड दिया जाएगा। अगर आप उस पीरियड में चलान अमाउंट पे नहीं करते हैं तो चलान अमाउंट बढ़ जाएगा, वो नोटिस भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएंगे।
तो आपने सुना किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर ट्रैफिक पुलिस हो पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन मोड पर अब ज़्यादा कामकाज किया जाए, क्योंकि वक्त की समय की मांग है ये, और लगातार कोशिश की जा रही है कि सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया जाए ताकि कम से कम लोग जो हैं वो फिज़िकल एक दूसरे के साथ हों, एक दूसरे के साथ मिलें, जिसकी वजह से फ़ायदा ये होगा कि वायलेशन में भी कमी आएगी और आम जनता में भी अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगी। ट्रैफिक पुलिस के लिए भी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आसान हो पाएंगी। अगली खबर पे चलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है पिछले काफ़ी दिनों से लगातार चर्चा पर है, और चर्चा का कारण ये है कि पहले ऑक्सीजन सप्लाई का फेलियर हुआ, उसके बाद कई सारी समस्याएं हुई जिसमें कोविड के बेड्स को लेकर चर्चा हुई, वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चर्चा हुई, वहाँ पर किस तरह की सुविधाएँ हैं, इमरजेंसी वार्ड में किस तरह की डीलिंग हो रही है, प्रिंसिपल साहब किस तरह से लोगों से वार्तालाप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, या डॉक्टर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, हर चीज़ पर डिटेल में चर्चा लगातार आप मीडिया में देख रहे हैं। आज एक और खबर आई जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पूरी तरह से नहीं बट संतुष्टिजनक ज़रूर है, क्योंकि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अपॉइंटमेंट हुई है स्टाफ नर्सिस की, क्योंकि स्टाफ बढ़ाने की बात लगातार चल रही थी, नीड थी, और काफ़ी समय से लगातार ये मामला जो है वो चल रहा था कि स्टाफ से अपॉइंट किए जाएं ताकि काम सही ढंग से सही तरीके से चल पाए। 107 नई स्टाफ नर्सिस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल्स में अपॉइंट की गई हैं। इसके अलावा 50 की वेटिंग लिस्ट है जो लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही है। सिलेक्शन कम हायरिंग ऑफ स्टाफ नर्स इन जीएमसी एंड हॉस्पिटल्स अंडर एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर ये अपॉइंटमेंट हुई है। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है वो भी आज जीएमसी से ही जुड़ी है। जो फाइनेंशियल कमिश्नर अतुल डुल्लू साहब जो हैं वो आज उन्होंने विज़िट किया जीएमसी जम्मू का, जिसमें उनके साथ जम्मू म्यूनसिपल कमेटी के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं चंद्रमोहन गुप्ता वो भी उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा प्रिंसिपल नसीब चंद दिंगरा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, और कई सारे आला अधिकारी जो कि जीएमसी से जुड़े हैं वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे। पूरी पहले इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया, फिर उसके बाद जहाँ पर सिलेंडर्स रखे जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट है, वहाँ का दौरा किया, और सारी बातें आकर एंड में मीटिंग में समाप्त की और कहा कुछ महत्वपूर्ण डिसीजंस पर निर्णय लिया। सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में उन्होंने जो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसे साफ तौर पर यह हिदायत दी कि एक परमानेंट व्यक्ति वहाँ पर, एक परमानेंट ऑफिसर वहाँ पर अपॉइंट किया जाए ताकि डे और नाइट दोनों की वो प्रॉपर लॉग बुक मेंटेन करे, और कितने सिलेंडर्स आ रहे हैं, किस तरह से आ रहे हैं, कितना खर्च हो रहे हैं और कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, प्रॉपर मेंटेन किया जाए उस चीज़ को। साथ ही साथ ऑक्सीजन की सप्लाई की अगर प्रॉब्लम कहीं पर भी होती है तो उसको जिम्मेदार बनाया जाए ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी सबके सामने नजर आए और आगे से आने वाले दिनों में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा 1729 करोड़ रुपया लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट के लिए भी सैंक्शन कर दिया गया है। कुछ ही दिनों में जल्द से जल्द इसे बनाने की बात अतुल डुल्लू साहब ने उस मीटिंग में कही, और उम्मीद है कि ये बनकर जब तैयार हो जाएगा तो उसका फ़ायदा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आने वाले हर एक पेशेंट को ज़रूर होगा, खासकर उसे जिसे ऑक्सीजन की सही समय पर और उस समय ज़रूरत है जब उसकी जान खतरे में है। इसके अलावा बात करें, आज अतुल डुल्लू साहब ने SRO 384 के अंडर लगे कुछ जो मेडिकल स्टाफ है, जो स्टाफ नर्स हैं या फिर अलग अलग मेडिकल स्टाफ हैं, उनसे बातचीत की, और एक डेलीगेशन 384 SRO के अंडर लगे हुए जितने भी स्टाफ हैं उनका अतुल डुल्लू साहब से मिला। उन्होंने ये आश्वासन मांगा कि काफ़ी समय से उनकी रेगुलेशन की मांग चल रही है कि क्यों नहीं किया जा रहा, उन्हें कृपया करके रेगुलराइज किया जाए, और काफ़ी समय से वो जो लोग मांग कर रहे हैं उनको आज आश्वासन देते हुए अतुल डुल्लू साहब ने कहा कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा और इस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। कई सारे लोगों की पेंडिंग वेजेस भी, सैलरीज भी हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द सैलरीज जो हैं वो इशू की जाएँ। उन्हें उनके घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसका भी संज्ञान लिया जाए। इसके अलावा 384 SRO के अंदर लगे कुछ एम्प्लॉयज़ ने ये कहा कि हमारे एक जो व्यक्ति हैं उनकी भी मृत्यु हो गई थी कुछ दिन पहले, उन्हें इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए और उनके परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए ताकि उनके परिवार का जो ब्रेड अर्नर है वो जाने के बाद उनका परिवार किसी भी तरह से उनको नुकसान ना हो, वो परिवार अच्छे से चल पाए, उनकी फैमिली अच्छे से चल पाए, ये उम्मीद करते हैं। आर्टिकल SRO 384, SRO 409, माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, और SRO 24 कुछ ऐसे SROs मेडिकल से जुड़े हैं जिसका मकसद ये है कि कुछ
कुछ कुछ समय के लिए अपॉइंट किया जाए अलग अलग स्टाफ को और उसके बाद उनको वापस निकाल दिया जाए, सैलरी लिमिटेड रखी जाए, कोई अलाउंस नहीं दिया जाए। ऐसे कुछ रिजिड जो एसआरओज हैं वो बनाए गए थे कुछ साल पहले, जब एक मांग उठी थी कि नर्सिस की कमी है, स्टाफ की कमी है, जीएमसी में अटेंडेंस की कमी है, तो कृपया कर उसे तेज़ी से भरा जाए क्योंकि जीएमसी पर काफ़ी लोड है। एसआरओ 384 जो कुछ साल पहले आया उसमें कई सारी अपॉइंटमेंट्स हुई, फिक्स सैलरी होती थी, अलाउंस कोई नहीं होता था, ना मेडिकल अलाउंस, ना एचआरए, ना ट्रैवल अलाउंस वगैरह, कुछ भी नहीं। एक आम व्यक्ति, एक आम एम्प्लॉय को जो मिलता है, पढ़ाई वही जो आम व्यक्ति को करनी पड़ती है एक अच्छी जॉब लेने के लिए, वही पढ़ाई कर ये व्यक्ति ये सारे स्टाफ नर्सिस हों या फिर जो अटेंडेंट्स हो वो सब आते हैं और बावजूद उसके उन्हें परमानेंट नौकरी नहीं मिलती। 5 से 6 साल का ये टेन्योर था, पर उसके बाद भी कुछ लोग जो पहले लगे थे उन्हें एक्सटेंशन मिल चुकी है। अब नए लोगों को ये डर है कि अगर हमें एक्सटेंशन नहीं मिली तो क्या हमें 5 साल बाद निकाल दिया जाएगा। कई लोगों को ये भी आशंका है कि बीच में खबरें उड़ी, अफवाहें उड़ी, भगवान करे वो झूठ हो, कि एसआरओ 24 के अंडर एसआरओ 384 को एसआरओ 24 में कन्वर्ट किया जा रहा है, जितने भी इंप्लॉयज़ उसमें लगे हैं, जिसका मकसद ये है कि 1 से 3 साल तक ही उन इंप्लॉयज़ की अपॉइंटमेंट हो सकती है जो एसआरओ 24 में लगे हैं। यानी कि 384 को अगर उसमें तब्दील किया गया तो 5 से 6 साल का जो समय जो नौकरी का उनका था वो एसआरओ 24 के अंडर सिर्फ 1 से 3 साल का रह जाएगा और उसमें सैलरी भी कम है। इसके अलावा बात करें तो जीएमसी में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है स्टाफ की, तो क्यों उसे सही समय पे और सही ढंग से फिल नहीं किया गया, क्या ये कारण बने, कुछ उन पहलुओं पर नज़र डाल लेते हैं। एसआरओ फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। एसआरओ 384 के अंडर एक व्यक्ति अपॉइंट हुआ, 6 साल फॉर एग्जांपल उसकी एक जॉब है, उसकी नौकरी जो है वो 6 साल है, 23 साल, 24 साल, 25 साल की उम्र में जितने में भी वो अपॉइंट होता है। अगर 23 साल में अपॉइंट होता है तो 29 में जाकर वो जो है उस नौकरी को उसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो 384 के अंडर लगा है। 6 साल उसने एक फिक्स सैलरी ली, कोई प्रमोशन नहीं हुई, कोई उसको अलाउंस नहीं मिला, फिक्स सैलरी में उसने 6 साल काम किया। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल एक लड़की है, तो जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में देश में प्रथा है कि उसकी शादी की चिंता हो जाती है 25 के बाद हर एक परिवार को, तो 29 साल तक वो व्यक्ति, अगर लड़की की शादी भी हो चुकी है तो 29 साल के बाद कहाँ वो नई तरीके से नौकरी ढूंढने जाएगी। और क्या मेडिकल डिपार्टमेंट जो बाकी एरियाज़ में जम्मू कश्मीर में है वो इतने इक्विप्ड हैं कि उन 6 साल एक्सपीरियंस लोगों को वो अपॉइंट कर पाए। उसके बाद 384 के अंडर जो लड़के लगे होंगे, क्या 6 साल बाद जब वो 29 के, 30 के या 32 के हो जाएंगे तो क्या सरकारों ने उनके लिए कुछ और नौकरी के इंतज़ाम किए हैं? और क्या इतने एक्सपीरियंस स्टाफ को 6 साल काम करने के बाद, पूरा काम समझाने के बाद आप फिर से नए इमेच्योर लोग, फिर से नए लोग लाएंगे और उनको फिर से सिखाएंगे ताकि वही काम जो 6 साल पहले व्यक्ति अच्छी तरह से कर रहे थे, आप अब उसको थोड़ा थोड़ा सीख कर फिर 6 साल काम कीजिए और फिर आपको निकाल दिया जाएगा। ऐसा क्यों किया जाता है? जिसकी वजह से एक बड़ा कारण बनता है हेल्थ डिपार्टमेंट में आज तक प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। उम्मीद है कि कोविड-19 को देखते ही सही बट इनके लिए एक फैसला लिया जाए, जो कोविड में 8 बजे सुबह आकर 7 बजे कई बार उनकी छुट्टी होती है, कभी वो ना नहीं करते। और अतुल लुल्लू साहब ने आज खुद कहा कि जब भी एक हेल्थ वर्कर, एक डॉक्टर या एक हेल्थ एम्प्लॉय जो है, जब वो नौकरी पे इस पेशे में आता है तो उसका मकसद होता है एक पेशेंट की जान बचाना, बट एक उसी व्यक्ति का ये भी मकसद होता है कि अगर उसके घर में 4 व्यक्ति खाने वाले हैं और वो एक इकलौता कमाने वाला है तो उन 4 व्यक्तियों की भी वो कामकाज देखेगा, उनकी रोटी पानी का इंतज़ाम देखेगा। और उसके घर में बहन माफ़ कीजिएगा, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो उसकी शादी करवाएगा, बच्चे अगर उसके पढ़ रहे हैं तो उनके बच्चों को पढ़ाई पूरी तरह से कंप्लीट कराएगा। उसके बाद अगर उसकी फैमिली में किसी को कोई बीमार है तो उसकी दवा दारू का इंतज़ाम भी करेगा। तो क्या उन 6 सालों के बाद उनको नौकरी कोई और देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। पहले एसआरओ 24 के अंडर 1 से 3 साल का था, उसमें भी यही प्रॉब्लम लगातार चल रही है, 1 साल भी नहीं पूरा हुआ, उन व्यक्तियों को निकाल दिया गया। हर साल क्या हेल्थ और एजुकेशन में ऐसी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिसका बुनियादी काम ये है कि लोगों को सर्व किया जाए, लोगों की सेवा की जाए। ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में जिनका काम डायरेक्ट जनता से नहीं जुड़ा है, जो अभी भी लोग आराम से अपने ऑफिस में बैठे हैं और यही वो लोग, यही वो एम्प्लॉयज़ हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, बट उनको 5 साल बाद, 6 साल बाद, या लोग जिनकी पूरा हो चुका है टेन्योर, वो कुछ ही देर बाद निकाले जाएंगे। और क्या वो व्यक्ति आपके प्रति, आप हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रति, आम लोगों के प्रति वो संवेदना, वो जो ऑनेस्टी है वो दिखा पाएगा? क्योंकि उसको पता है कि 6 साल बाद वही डिपार्टमेंट, वही लोग जिनके लिए मैं काम कर रहा हूँ, वही मुझे बाहर निकाल देंगे। सरकार को इस पर ज़रूर सोचना
करना चाहिए और जितना ज़्यादा परमानेंट जॉब्स बच्चों को, एम्प्लॉयज़ को, जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ लिख कर वहाँ आते हैं उनको दी जाएंगी, उसी से उस व्यक्ति में अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे अच्छा काम करना है और अच्छे से काम करने के बाद मुझे अच्छी प्रमोशंस लेनी है और अपने लोगों को सर्व करना है। उम्मीद है एलजी साहब इस गुहार को ज़रूर सुनेंगे और जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लेंगे। एक और बड़ी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। उस पर खबर ये है कि कुछ दिन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने एक अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट थी फाइनेंशियल पैकेज की, फाइनेंशियल रिवाइवल की एक तरीके से। जो कॉमर्स बिजनेस से जुड़े कामकाज करने वाले लोग जो हैं, बिजनेस करने वाले जो लोग हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटा ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है, एमएसएमईज हैं, सब कुछ उनके लिए फाइनेंशियल पैकेज की अनाउंसमेंट की। करीबन 13,052 करोड़ की, उसमें से एक सबवेंशन, इंटरेस्ट सबवेंशन 5% का, जिस हर एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने कुछ बोरो किया है, जिसने बैंक से लोन लिया है, उस बैंक का लोन वापस नहीं कर पा रहा, प्रॉब्लम आ रही है, इसकी वजह से सरकार उन्हें हेल्प करेगी। 950 करोड़ रुपया उसके लिए रखा गया। वहाँ प्रॉब्लम एक आ गई। प्रॉब्लम ये थी कि अब लोगों में कन्फ्यूजन क्या है, क्योंकि इतने दिन से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दी, एक बड़ी प्रेस वार्ता की, अगले दिन एड्स आ गई हर टीवी चैनल पर, मीडिया में, न्यूज़पेपर पर, सोशल मीडिया पर एड्स चली, डीआईपीआर ने बड़ी बड़ी बातें की, बट उसकी अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। और एक सोर्सेज के हवाले से जो हमारे पास खबर आई है वो ये है कि ये जो जितना भी लोन जो माफ़ किया जाएगा, ये सिर्फ उन लोगों का किया जाएगा जिनके अकाउंट्स जेके बैंक में है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले एक हाई कोर्ट के डिसीजन में ये पता चला है कि ये एक पब्लिक बैंक है, ना कि प्राइवेट बैंक है। यानी कि गवर्नमेंट का बैंक है तो गवर्नमेंट अपने बैंक से ही माफ़ करेगी पैसा जिन लोगों ने पैसा लिया होगा। इसके अलावा एक और कंडीशन जो इसमें रखी गई वो ये थी कि 31 जुलाई 2019 या फिर 31 मार्च 2020 तक 20 के जो अकाउंट्स जिनके स्टैंडर्ड होंगे, यानी कि जिनका एनपीएस नहीं होगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं के ये लोन माफ़ होंगे, बाकियों के नहीं होंगे। हालांकि इस पर पूरी तरह से कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पर डिटेल्ड नहीं आई है कि माफ़ हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है और किन किन का हो रहा है। क्योंकि स्मॉल ट्रेडर्स की बात करें या फिर स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट्स जेके बैंक के अलावा भी बाकी अकाउंट्स में हैं। तो क्या अगर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो इस फाइनेंशियल पैकेज से खुश होंगे? और वही लोग जो लगातार कंट्रीब्यूट करते हैं देश की इकोनॉमी में, जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज को जनरेट करने में, आम जनता के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं, टैक्स करोड़ों रुपए का जुटाते हैं, वो लोग सरकार पर एक बार फिर से भरोसा कर पाएंगे? इस पर सरकार को ज़रूर सोचना चाहिए। उम्मीद है कि नोटिफिकेशन आने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और जो भी वादे सरकार द्वारा, एलजी साहब द्वारा किए गए थे, उनको पूरी तरह से आम जनता में लाया जाए। फ़ायदा जो है अल्टीमेटली आम जनता का ही होगा, उस ट्रेडर का होगा जो ना सिर्फ मार्च से सफ़र कर रहा है बट 5 अगस्त 2019 से सफ़र कर रहा है, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का जो फैसला लिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का, 370 हटाने का, उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक बिजनेस सफ़र करता रहा है, टूरिज्म इंडस्ट्री सफ़र करती रही है, उसको भी इंतज़ार है एक बड़े फाइनेंशियल पैकेज का। उम्मीद है कि इन सारी चीज़ों पर संज्ञान लेकर मनोज सिन्हा साहब खुद इसे देखेंगे, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब देखेंगे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब देखेंगे, एमके द्विवेदी साहब, और सारी चीज़ों पर जल्द से जल्द एक ऐसी नोटिफिकेशन आएगी जिससे जम्मू एंड कश्मीर की तरक्कियाँ और तेज़ी से होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, आम जनता को अल्टीमेटली फ़ायदा होगा और सारे खुशी खुशी कोविड से भी उभरेंगे और बाकी सब चीज़ों में भी सरकार का साथ देंगे। तो दीजिए इजाज़त आज के लिए। मुझे और मेरे कैमरामैन कमल सिंह को ऐसे और ख़ास शोज़ के लिए, द इवनिंग एडिशन के लिए रोज़ आपको बस द न्यूज़ नाउ क्लिक करना है। ऑफिशियल तो नहीं कह सकते, नोटिफिकेशन बटन जो वहाँ पर एक बना होता है, एक घंटी बनी होती है, उसे दबा दीजिए। हर एक दिन मैं आपके पास रोज़ पहुँच जाऊँगा ऐसे ही कुछ खास रिपोर्ट्स लेकर, कुछ खास एनालिसिस देके। धन्यवाद।